हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग घटना चक्र सोशल स्टडीज़ का प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं। सेट 6 है जिसका, तो इसमें आज हम 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट है। कल हम लोग ने 1 से लेकर 50 तक किए थे, आज 51 से लेकर 100 तक रहेंगे। सेट 6 है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिला प्रशासन निम्न में से कौन सी नागरिक सुविधाएं प्रदान करता है? तो ज़िला प्रशासन यानी कि डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो नागरिकों को कौन कौन सी सुविधाएं ये देता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों का रख रखाव, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सारी ही हैं, एजुकेशन, हेल्थ, सारी चीज़ें रहती हैं किसके अंडर में? ज़िला प्रशासन के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? कौन सा पाकिस्तानी ऐसा था? तो इसमें खान अब्दुल गफ़ार खान है। ये पेशावर के थे पाकिस्तान। तो इनको भारत रत्न मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि जब हमारे यहाँ मूवमेंट चलते थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो उसमें इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट थी। तो ये भी वोट में थे इंडिया के। इन्होंने काफ़ी सारे मूवमेंट्स चलाए थे। और इनको एक और क्वेश्चन आता है कि फ्रंटियर गांधी किन्हें कहा जाता है? तो याद रखिएगा, फ्रंटियर गांधी जो कहा जाता है वो खान अब्दुल गफ़ार खान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत चीन सीमा संघर्ष को लेकर पैंगोंग त्सो झील चर्चा में रहा। ये झील स्थित है। ये क्वेश्चन तो आना था क्योंकि इंडिया चाइना जब बहुत ज़्यादा अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा था बॉर्डर को लेकर, वहाँ पर LAC वाला एरिया, तो वहाँ पर ये झील मिलती है हमें, पैंगोंग त्सो। तो ये लद्दाख में मिलता है, लद्दाख एरिया में है ये, और LAC इसी से होकर गुजरती है, इसी एरिया से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि नीरी अवस्थित है। इसका फुल फॉर्म इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, अवस्थित ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है, वायु एक है। क्या है वायु? देखिए, वायु मिश्रण है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसेस हैं। जब भी यौगिक क्या होता है? जब दो कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो मिश्रण क्या होता है? जब दो या फिर दो से ज़्यादा, या जब दो से ज़्यादा जो होते हैं वो एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, वो आपस में एक प्रॉपर रेशियो में होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है। तो वायु एक क्या है? मिश्रण है। इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, वाटर वेपर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। पत्तन नगर मतलब कि जहाँ पर जहाज़ ये सब रहते हैं, पानी के जहाज़ वगैरह, पोर्ट कहते हैं जिसे, तो वो था लोथल। लोथल कहाँ पर था? लोथल गुजरात में था। गुजरात में था। अगर रिवर की बात करें तो भोगवा रिवर के किनारे था। भोगवा रिवर के किनारे था गुजरात में। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदारो तो आपके पाकिस्तान में थे, और कालीबंगा कहाँ था? राजस्थान में था। राजस्थान में घग्गर रिवर के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। NGT जो था ये 2010 में ये इस्टेब्लिश किया गया। इसका मेन मोटिव वही था कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन था, उसकी सेफ्टी थी, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उन जितने भी मैटर्स ये सब होते हैं, तो उनको सॉल्व करना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सारा था। नेक्स्ट है, अश्वघोष किसका समकालीन था? अश्वघोष किसके टाइम कंटेम्प्रेरी था? तो वो कनिष्क के टाइम का था। तो ये क्या था? कौन? ये एक राजकवि था कनिष्क के कोर्ट में, अश्वघोष। और ये उससे भी रिलेटेड है जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। 4th, टोटल 4 हुई थी ना, जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसमें भी अध्यक्षता इसकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का काम कौन करता है? जैविक मतलब बायोटिक कंपोनेंट, और अजैविक मतलब नॉन बायोटिक कंपोनेंट। तो जैविक अजैविक इनके कंपोजिशन के बीच में कौन सा बिचौलिया का काम करता है? तो जो ग्रीन ग्रास जो होते हैं यानी कि प्रोड्यूसर जो होते हैं वो बिचौलिया का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों काम करते हैं। एक तो ये खुद फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट, है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाते हैं।
तो वहाँ पर इनको क्या ज़रूरत होती है, पानी, मिट्टी, इन सब की ज़रूरत होती है। तो एक तरीके से ये बायोटिक कंपोनेंट हो गया, ठीक है। और दूसरा, ये खुद क्या होते हैं फिर इनको जो आगे के कंज्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो कंज्यूमर्स होते हैं, यानी कि जो उपभोक्ता होते हैं, वो इनको खाते हैं। तो ये जो है एक तरीके से अजैविक संगठक की तरह हो जाता है। तो इसलिए ये बीज का बिचौलिया का काम करते हैं कौन, उत्पादक, प्रोड्यूसर जिसे हम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन है, ग्रीन ग्रास है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। राजाजी नेशनल पार्क, हाथी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, हंगुल, और मानस राष्ट्रीय उद्यान, हाथी, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर। सारे सही हैं, बस जो नहीं है वो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि ये भी किसके लिए फेमस है, ये भी टाइगर और एलिफेंट के लिए फेमस है, ठीक है। पेरियार ये कहाँ पर है, केरला में है। और ये वाला जो है मानस, ये एक जो सींग वाला गेंडा जो होता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे यहाँ पर हाथी भी है, सॉरी, ये मानस कहाँ पर है, ये असम में है, ठीक है। ये भी हाथी के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर नगर या कस्बा दिया है और इधर नदी दी है। बिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सई, कौशाम्बी, यमुना। तो ये बिठूर गंगा ठीक है, गोरखपुर राप्ती सही है, जौनपुर सई नहीं सही है। जौनपुर जो है वो गोमती, ठीक है, गोमती से रिलेटेड है, वहाँ पर गोमती रिवर है। और कौशाम्बी, यमुना बिल्कुल सही है। सई जो रिवर है ये प्रतापगढ़ से होकर बहती है, प्रतापगढ़ से। ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। प्रतापगढ़ से होकर बहती है, फिर जौनपुर में जाती है, तो इसका ये रूट है, और बाद में जाके गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। अवनलिका अपरदन जो इरोजन हो जाता है उसमें, तो इरोजन जो होता है उसमें इटावा बहुत ज़्यादा इफेक्ट में आता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर चंबल रिवर, यमुना के बीच में पड़ता है। तो यमुना और चंबल के बीच में पड़ता है, और चंबल जो रिवर है ये इतना ज़्यादा घूमती है, मतलब इसमें घुमाव बहुत होते हैं, मोड़ बहुत आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बीहड़ बनते हैं। एक ये भी क्वेश्चन आता है, बीहड़ों का निर्माण कौन सी रिवर करती है, तो वो चंबल रिवर होती है। बीहड़ मतलब बहुत ऊंचे नीचे खड्डे टाइप जो होते हैं, तो वो बन जाते हैं। तो इससे इफ़ेक्टेड कौन सा पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट इटावा पड़ता है, वहाँ पर इटावा पास में पड़ता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा उससे इफ़ेक्टेड रहता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर संस्थान दिए गए हैं और स्थान पूछा है, तो ये भी यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। भारतीय सब्जी अनुसंधान, याद रखिएगा, सब्जी जो अनुसंधान संस्थान है वो यूपी में वाराणसी के लिए फेमस है। पूछा है, सुमेलित नहीं है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, गन्ना अनुसंधान, ये लखनऊ सही है बिल्कुल। दलहन के लिए, दालों के लिए कानपुर फेमस है, ठीक है। सबके जो इंस्टीट्यूट है ना, रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो दालों के लिए कानपुर है, गन्ना के लिए लखनऊ, सब्जी के लिए वाराणसी। अब देखते हैं ये वाला कहाँ के लिए फेमस है। तो देखिए ये जो है ये भी लखनऊ के लिए है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, इसे कहेंगे हॉर्टिकल्चर। तो ये लखनऊ में है ये वाला। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट। नेक्स्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय महिला कोष की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी 1993 में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो ऑटोनोमस बॉडी थी, मतलब सेल्फ डिपेंड रहे और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। भारतीय और यूनानी को इंग्लिश में ग्रीक वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी शैली थी, तो शैली पूछा जाए तो हमेशा गांधार हो जाएगी, ठीक है। जब भी इंडिया और यूनानी मिक्स पूछा जाता है तो वहाँ पर गांधार शैली आती है। अब गांधार शैली के मेन समझ लीजिए, अगर हम डायनेस्टी की बात करें तो इस टाइम पे जो डायनेस्टी थी मेन रखने वाले इस शैली को कौन थे, तो वो शक डायनेस्टी थी, शक एरा, और आपके कुषाण, ठीक है। कुषाण और शक, ये दो ऐसी डायनेस्टी थी तो जो ये गांधार शैली को का इस टाइम पे चलता था। और इसके अलावा इसके और भी नाम रहते हैं, जैसे क्योंकि इसमें बुद्धिस्ट बहुत ज़्यादा थे, लोग बुद्धिस्ट बहुत थे, तो उसे ग्रीको बुद्धिस्ट भी कहा जाता है,
ग्रीको बुद्धिस्ट कहा जाता है, इसके साथ इंडो ग्रीक कहा जाता है, इंडो ग्रीक कहें या फिर ग्रीको रोमन कहें, तो ये सारे कोई भी नाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। ग्रीको बुद्धिस्ट और इंडो ग्रीक कहें या फिर ग्रीको रोमन कहें, वो बात एक है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। देखिए सांकेतिक मुद्रा क्या होती है, सांकेतिक मुद्रा वो होती है कि जब जो भी मेटल वो यूज़ कर रहे होते हैं उस मेटल की वैल्यू कम होती है, मतलब उसका प्राइस कम होता है, और जितना उस पर उसकी जितनी उसकी कॉस्ट, जितनी उसकी वैल्यू होती है, मान लिए कोई 10 है, मान लिए एक सिक्का है 10, लेकिन इस सिक्के के बनने में 10 यूज़ नहीं हुआ है ना, बहुत ही कम यूज़ हुआ है इसमें पैसा, इसकी मेटल की वैल्यू कम है, और इसके ऊपर जो ये डेजिग्नेट है, ये जो सिंबल ये साता का है, उसे कहते हैं सांकेतिक मुद्रा। तो इसको सबसे पहले जो चलाया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और इसने काफ़ी सारे टाइप के सिक्के चलाए थे और सबको स्पेसिफिक नाम भी दिया था कि ये इसका ये प्राइस है, इसका ये प्राइस है। उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसका यही सांकेतिक मुद्रा हुई थी, जिससे क्वेश्चन ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर क्या होगा। टाइम पूछा है, टाइम डिफरेंस पूछा है, और यहाँ पर देशांतर की बात की है, यानी कि लॉन्गिट्यूड की बात की है। तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में 1 डिग्री कितने टाइम के इक्वल होता है। अगर इसको डिग्री को इधर टाइम के रिस्पेक्ट में लें तो 4 मिनट के इक्वल होता है, ठीक है। अगर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे टाइम का जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो 4 मिनट का मिलता है, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए। इधर जाएंगे तो इंक्रीज मिलेगा, इधर जाएंगे तो डिक्रीज मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 90 डिग्री पूछा है तो ऑब्वियसली हम 90 से सीधा क्या करेंगे, इसको टाइम में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना बनेगा 360 मिनट। अब 360 मिनट को अब यहाँ पर मिनट नहीं आवर्स दे रखे हैं, तो इसको डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, 6 आवर्स आ जाएगा, यानी कि 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। 90 डिग्री का डिफरेंस है तो उसके बीच टाइम डिफरेंस कितना होगा 6 आवर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए सूर्य की जो एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो नाभिकीय संलयन पे डिपेंड करती है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पे डिपेंड करती है, ठीक है। फिजन पे कौन होता है, एटॉमिक रिएक्टर वो काम करता है फिजन पे, और ये जो सन की एनर्जी ये जो डेवलप होती है ये किस पे काम करती है, ये फ्यूजन पे काम करती है। तो फ्यूजन में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन एटम मिलते हैं और क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। तो ये प्रोसेस चलती रहती है He42, ठीक है। इस टाइप से ये प्रोसेस पूरी होती है। नेक्स्ट है, भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहेंगे वो कहाँ पर है, वो झांसी में है, ये झांसी में, ठीक है। नेक्स्ट है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी, तो गुप्त जो डायनेस्टी थी उसका फाउंडर थे श्री गुप्त थे। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे दर्शन पूछा जाता है और उनके फाउंडर का नाम पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पतंजलि जो हैं वो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, और इसके साथ न्याय दर्शन की हम बात करें तो गौतम है जो न्याय दर्शन के हैं, यानी कि जस्टिस वाला। शंकराचार्य जो हैं वो अद्वैतवाद के हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है, अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। इसके अलावा जैमिनी की अगर हम बात करें, मीमांसा कहें, पूर्व मीमांसा कहें, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। तो ये चारों पांचों बहुत। एक आता है स्यादवाद, ये किससे रिलेटेड है, ये जैन धर्म से रिलेटेड है, और ये किसका है, इसमें महावीर स्वामी थे, ठीक है। तो ये चाहिएगा तो कहीं पे नोट कर लिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इससे रिलेटेड आते हैं। तो योग दर्शन के कौन है, पतंजलि हैं। नेक्स्ट है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था। पुराणों का जिसने स्टडी किया था वो था अल-बरूनी था, और इसने काफ़ी सारी यहाँ पर लिखी हैं सब और बुक्स। इसके अलावा ये आया कैसे था, ये मोहम्मद गजनवी के साथ आया था,
यहाँ पर महमूद गज़नवी के साथ यहाँ पर इंडिया पे आया था। और ये इसने यहाँ पर पूरा स्टडी किया, यहाँ पे लाइफ देखी, उन सब चीज़ों को समझा। वैसे तो ये हिस्टोरियन एक था, और इसने उसके बाद एक बहुत ही फेमस बुक लिखी जिसे कहते हैं तहकीके हिंद। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तहकीके हिंद किसने लिखी? तो याद रखिएगा अल बरूनी ने लिखी। और पहली बार पुराणों का अध्ययन किस मुसलमान ने किया? अल बरूनी ने किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें मैचिंग करनी है। ज़ियाउद्दीन बरनी, देखिए जो मेडिवल पीरियड था ना, उससे बुक्स और उनके राइटर बहुत पूछे जाते हैं। तो ज़ियाउद्दीन बरनी ये लिखी तारीख़ फ़िरोज़ शाही इन्होंने लिखी थी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही याद रखिएगा। हसन निज़ामी ये है ताजुल मासीर। मिनहाजुस सिराज ये बहुत फेमस है, ये बहुत पूछी जाती है, ये इनकी है तबाक़त नासरी। यहिया बिन अहमद इन्होंने लिखी है तारीख़ मुबारक शाही, ठीक है, मुबारक शाह था रूलर, उसके उसमें लिखी थी यहिया बिन अहमद ने। इसके अलावा तबाक़त अकबरी जो लिखी थी, ये लिखी थी ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ने। तो याद, वो निज़ामुद्दीन औलिया नहीं, वो दूसरे हैं, निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी थी, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लिए, ज़ियाउद्दीन बरनी तारीख़ फ़िरोज़ शाही, हसन निज़ामी के कौन है? ताजुल मासिर, और मिनहाजुस सिराज के कौन है? तबाक़त नासिरी, और यहिया बिन अहमद के कौन है? तारीख़ मुबारक शाही। इसको ट्रिक से कैसे भी याद रखिएगा, ये मिडिवल के टाइम के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो लिस्ट एक देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है पेपर में। तो यहाँ पर इसको मैच करा लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखिए मकबरा पूछा है और उसकी जगह पूछी है, कहा है कौन सा सुमेलित नहीं। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, बिल्कुल सही है। जहांगीर का शहादरा में है, बिल्कुल सही है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में, ये भी बिल्कुल सही है। निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में, ये गलत है, क्योंकि ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है इनका, अजमेर में नहीं। निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। मध्यकाल में बटाई का शब्द का अर्थ क्या था? देखिए बटाई का मतलब होता था कि एक सिस्टम था, जो लगान, जो टैक्स वसूलने का सिस्टम होता है, वो था मिडिवल के टाइम पे। तो इसे कहेंगे लगान निर्धारण का तरीका था। नेक्स्ट है, कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का काम करता है? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये पूछा जाता है कौन फंजाई और एल्गी के बीच की कड़ी है। फंजाई और एल्गी के बीच की कड़ी है वो लाइकेन हो जाती है। और यही जो होता है लाइकेन आपका, ये एयर पॉल्यूशन के लिए एक इंडिकेटर का काम करता है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर इसलिए कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये मतलब कोई आर्टिफिशियल नहीं, बनाया हुआ नहीं है, ये नेचुरल है। और ये कहाँ पर हमें मिलता है? ये जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की जो छाल होती है, जैसे हम बार्क कहते हैं, ये वहाँ पर उगता है। और ये इसके इन दोनों के सिम्बियोसिस की वजह से होता है, ठीक है, फंगाई और एल्गी। तो ये याद रखिएगा। तो जब भी एयर पॉल्यूशन होता है, जैसे हवा में बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है, तो इसको देखकर हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर कितना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो अगर एयर में पॉल्यूशन है तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इसी को पड़ता है, लाइकेन को पड़ता है। तो इससे हमें पता चल जाता है। तो लाइकेन क्या है? एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर का काम करता है। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो अशांति का जनक गंगाधर तिलक को कहा था वैलेंटाइन शिरोल ने। क्यों? क्योंकि ये फिर बाद में तिलक ने वैलेंटाइन शिरोल पे मुकदमा किया था, किसका? मानहानि का मुकदमा किया था। तो ये बाद में वहाँ इंग्लैंड भी गए थे, लेकिन हालांकि वहाँ पर केस फिर हार गए थे, लेकिन इसका इफ़ेक्ट काफ़ी पड़ा था इन पे। तो इन्होंने फिर, अब ये तो कुछ कहेंगे, तो उन्होंने कहा था शांति का जनक ये बाल गंगाधर तिलक हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ? देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट हुआ था 1973 में, बिल्कुल रट लीजिए, बहुत वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वाकई में ये बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन हर पेपर में। तो ये बिल्कुल सही है, 1973 में स्टार्ट हुआ था। अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें, अभी लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कितने हैं हमारे यहाँ? तो 52 हैं, ठीक है। 50 पहले 50 थे, फिर 2 बढ़े इधर, तो 51st जो पूछा जा सकता है। 51st कौन सा था? श्रीविल्लीपुत्तूर करके था, श्रीविल्लीपुत्तूर करके था। और ये कहाँ पर था? नाम से ही पता चल रहा है साउथ का होगा, तमिलनाडु में था,
ठीक है, तमिलनाडु में बनाया गया टाइगर रिजर्व। और 52nd जो बना है ये राजस्थान में बना है, इसका नाम है रामगढ़। रामगढ़ तो ये लेटेस्ट है, बिल्कुल न्यूवेस्ट कहें जिसे हम, तो ये राजस्थान में। तो इसे याद रखिएगा। टोटल कितने हो गए? 52nd टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। 1973 में ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? तो देखिए, काकोरी षड्यंत्र केस से राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े थे, रोशन सिंह जुड़े थे, अशफाक उल्लाह खां जुड़े थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लोहड़ी जुड़े थे, लोहड़ी जुड़े थे, और राजेंद्र नाथ थे, वो जुड़े थे, राजेंद्र नाथ। भगत सिंह नहीं जुड़े थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ये किसके लिए था? ये यहाँ पर ट्रेन लूटी गई थी तो उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। देखिए, मगध की अगर हम इसको कई रेफरेंस में देखा गया है, तो देखिए अगर पुराणों के रेफरेंस में बात करें ना, तो पुराणों के रेफरेंस में ये बात थी कि सबसे पहले जो यहाँ पर जिनका रूल होता था, रूल करते थे, वो थे डायनेस्टी वृहद्रथ थी। ठीक है, वृहद्रथ थे। तो उनका पुत्र था, यहाँ पर उनका बेटा था जिसका नाम था जरासंध। जरासंध उनका बेटा था। उसने अपनी कैपिटल बनाई थी ग्रीव्रज राजगिरी को, राजगिरी कहें या फिर ग्रीव्रज कहें, इसने इसको कैपिटल बनाया था। मगध की राजधानी सबसे पहले क्या थी? ये थी। उसके बाद क्या हुआ? अगर हम बुद्धिस्ट बुक्स पढ़ें, बुद्धिस्ट कल्चर की बुक्स पढ़ें, तो उनके अकॉर्डिंग उनका कहना है कि यहाँ पे यहाँ का सबसे जो फेमस रूलर था मगध का, वो बिंबिसार था। बिंबिसार जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा फेमस रूलर जो था वो बिंबिसार था। इसका बेटा था, इसका सन था अजातशत्रु। अजातशत्रु। तो इनके टाइम पे कैपिटल राजगिरी ही थी। उसके बाद इसका बेटा था उदयन। तो फर्स्ट टाइम ये उदयन जो था, ये कैपिटल को राजगिरी से शिफ्ट कर देता है कहाँ? पाटलिपुत्र में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको इतने डिटेल किया है। तो याद रखिएगा, राजगिरी से कैपिटल को कौन ट्रांसफ़र करता है? उदयन करता है। कहाँ करता है? पाटलिपुत्र करता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है स्यादवाद। अभी हमने बताया था स्यादवाद जो सिद्धांत है वो किससे रिलेटेड है? तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है। इसमें ये होता था कि इनका ये मतलब था कि जो रिलीजियस जो कल्चर होता है, मतलब जो उसके रूल्स होते हैं, उनको उनके अगेंस्ट था, ये उनके अगेंस्ट था। बल्कि ये किसी भी चीज़ की को उसको समझना चाहता था, उससे अंडरस्टैंडिंग रखना चाहता था और उसकी क्वालिटी पे फोकस करता था, क्वालिटी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता था, उसको समझने की कोशिश करता था। बल्कि ये था। लेकिन जो जैसे रिलीजियस वैल्यूज़ होते हैं, रूल्स होते हैं ना, तो उनके ये अगेंस्ट था स्यादवाद का सिद्धांत। तो ये किससे रिलेटेड है? ये जैन धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, आधारभूत उद्योग या कोर उद्योगों में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? यानी कि आधारभूत उद्योग या फिर कोर इंडस्ट्रियल जो सेक्टर होते हैं, कोर सेक्टर जिन्हें हम कहते हैं, तो उसमें देखिए टोटल 8 सेक्टर होते हैं। उसमें से कौन कौन होते हैं? तो देखिए, ये क्रूड ऑयल होता है, आपका क्रूड ऑयल होता है यानी कि कच्चा तेल। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी विद्युत उत्पादन होता है, कोयला होता है, कोल। आपका कृषि नहीं आता है, तो ऑप्शन डी सही है बिल्कुल, एग्रीकल्चर नहीं आता। कोल हो गया। स्टील आता है, स्टील आता है। इसके अलावा आपका आता है सीमेंट, फर्टिलाइज़र आता है और नेचुरल गैस आता है। तो ये सारे आते हैं। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। देखिए 8 अगस्त को ये स्टार्ट हुआ था। 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 9 अगस्त को जो है उन्हें कैद कर लिया गया था, गांधी जी को। कहाँ पर? ये पूना में आगा खां पैलेस में उनको जो है नज़रबंद कर देते हैं। ठीक है, नज़रबंद कर देते हैं आगा खां पैलेस में। कहाँ पर है? पूना में।
नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता तो किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। और ये कहाँ से थे? ये बिहार से बिलोंग करते थे। वहाँ के जो किसान सभा थे उसके ये फाउंडर थे। और इस पहले इसका नाम था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, बाद में नाम बदल के अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया जाता है। ये नाम बदलने का फैशन पहले भी था लेकिन कम था थोड़ा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो स्वराज पार्टी से पूछा है तो मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, एन.सी. केलकर, ये तीनों थे इससे रिलेटेड। मतलब मेन तो ये किसने शुरू की थी? मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास का नाम आता है इसके फाउंडर अगर पूछा जाए तो। लेकिन रिलेट अगर हम कहें तो एन.सी. केलकर भी इसमें जुड़े हुए थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद इससे रिलेटेड नहीं थे। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? देखिए गांधी जी का जो ये सॉल्ट लॉ ये जो हुआ था, इन्होंने ये ब्रेक किया था, तो ये 24 दिन का था टोटल, 24 डेज लगे थे इन्हें ट्रैवल करने में पूरा। तो ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और उसके बाद 6 अप्रैल को ये फिनिश हुआ है। 6 अप्रैल को फिनिश हुआ। तो उसमें फीमेल्स बहुत ज़्यादा थी, फीमेल्स बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट था। तो इसमें ये तीनों ही थी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये तीनों ही थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। और यहीं से सविनय अवज्ञा शुरू हो जाता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है इसी के सॉल्ट लॉ को तोड़ने के बाद। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? देखिए लैंग्वेज के बेसिस पे राज्यों को फिर से रीऑर्गेनाइज करना ये कहलाता है। तो इसमें सबसे पहला स्टेट जो था वो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश था जो कि बना था 1953 में। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बना था 1953 में आंध्र प्रदेश, फर्स्ट ऐसा स्टेट जो कि लैंग्वेज बेसिस पे बना था। लैंग्वेज के बेस पे तेलुगु लैंग्वेज थी और इसके बाद एक्ट बना दिया जाता है 1956 में। उसके बाद सारे जितने भी स्टेट हुए हैं लैंग्वेज बेसिस पे 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग हुए हैं। तो पहला स्टेट आंध्र प्रदेश था। तो ये बिल्कुल सही हो जाता है ऑप्शन 1956। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? यानी कि उसके फ्रीडम ऑफ लाइफ से रिलेटेड है। लाइफ से रिलेटेड कौन सा है? आर्टिकल 21, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, लाइफ प्रोटेक्शन के लिए है। और 19 में फ्रीडम की बात की गई है, फ्रीडम की बात की गई है। इसमें 20 में डिटेंशन की बात की गई है, इसके लिए है। और 22 में जो पकड़े जाते हैं, जो पुलिस के थ्रू जो पकड़े जाते हैं, बंदी बनाए जाते हैं, तो उनके प्रोटेक्शन की बात की गई है, उनको कुछ छूट दी गई है, तो वो इसके अंडर में आता है। 22 आर्टिकल, उसके बारे में इसमें बात की गई है। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो ये किसने बनाया था? तो ये चंदेलों के थ्रू बनाया गया था। खजुराहो मंदिर चंदेलों के थ्रू बनाया गया था। और इसमें अगर फेमस टेम्पल बहुत पूछा जाए तो उसमें था कंदरिया महादेव का मंदिर। अगर कभी पूछा जाए तो यही टिक कीजिएगा, कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो देखिए पंचायत का जो ये चुनाव होता है ना गांव में, तो ये आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये इलेक्शन कमीशन मत लगाइएगा, ना ही केंद्र सरकार लगाइएगा। ये जो पंचायत का ये जो चुनाव होता है ये स्टेट गवर्नमेंट में आता है। पंचायत के लिए जो शेड्यूल जो दिया गया है वो है 7th शेड्यूल। ठीक है, 7th शेड्यूल है। और इसके बारे में जो जिस लिस्ट में बात की गई, 3 टाइम की लिस्ट है हमारे यहाँ, कॉन्करेंट, सेंटर और स्टेट लिस्ट, यूनियन, सॉरी सेंटर क्या यूनियन क्या बात है क्या। तो स्टेट लिस्ट के अंडर में ये पूरा उसके बारे में है कि कैसे चुनाव कराना है। तो स्टेट लिस्ट के अंदर में है, यानी कि किसका हक है? राज्य सरकार का हक है। नेक्स्ट है भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, ये सही है। ये संविधान के भाग 3 में है, बिल्कुल सही है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये गलत है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ये भी गलत है, नहीं इन्होंने कहा है। ठीक है, अब देखिए ये फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो उसका नेचर कैसा होता है? नेचर होता है निगेटिव, यानी कि
ये नहीं करना चाहिए, उससे हमें क्या पता चलता है, ये नहीं करना चाहिए। अगर ये किया तो हम कोर्ट जा सकते हैं इसके अगेंस्ट केस फाइल करने, ठीक है। तो ये क्या हो गया, राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी है एक तरह से कि ये नहीं होना चाहिए हमारे साथ, अगर ये होता है तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही हो गया। सेकेंड पार्ट थर्ड में आता है फंडामेंटल राइट्स, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा थर्ड ऑप्शन इसमें क्या दिया है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो देखिए सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की जो बात है वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर में नहीं है, उसके अंडर में नहीं इसका जिक्र है, बल्कि प्रियम्बल में ये इसका जिक्र है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड नहीं हुआ। नेक्स्ट है, ये यूएसए से लिया गया है, तो और ये यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बिल की भांति नहीं है बल्कि बिल की भांति है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 1 2 बिल बस सही है इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो राज्य सरकार हो गया। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, देखिए न्याय दर्शन अभी हमने बताया था, सारे दर्शन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये गौतम के थ्रू प्रचारित किया जाता है, ये फेमस है, काफ़ी पूछा जाता है। ये सांख्य दर्शन से रिलेटेड है, ठीक है, सांख्य दर्शन से रिलेटेड है, ये भी पूछा जाता है, सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है, भारत में 2021 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तो ये होगी आपकी 16 नंबर की होगी, ठीक है। ये 2021 की जो जनगणना हो रही है ये 16 नंबर की होगी। सूक्ष्म लघु मध्यम इकाई की नई परिभाषा के अनुसार लघु उद्योग किसे मानते, देखिए ये बहुत पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक टर्नओवर दे दिया गया है, एक रेंज दे दी गई है कि इतने करोड़ रुपए का निवेश, इतने से इतने करोड़ रुपए का। तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ पर होता है अभी हम बताते हैं। देखिए ये आता है 1 से लेकर 5 करोड़, फिर 10 से 50 आता है, फिर 50 से 250 आता है, तो ये रेंज होती है तीनों की। अब आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा होगा, ये सूक्ष्म होगा यानी कि माइक्रो वाला होगा, लघु ये बीच वाला कौन सा, लघु होगा यानी कि स्मॉल सेक्टर, ये कौन सा होगा, मध्यम यानी कि मीडियम उद्योग, ठीक है। तो ये पूरा रेंज है इनका। अब कन्फ्यूज़न कहाँ पर होता है कि 1 से 5 दिया है तो दूसरा 5 से 10 कर लेता है, नहीं स्मॉल का ध्यान रखिएगा, 5 से नहीं बल्कि 10 से शुरू होगा, 10 to 50 होगा, और फिर 50 को कंटिन्यू करेंगे 50 to 250, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न यहाँ पर 5 और 10 में हो जाता है, तो इसे अच्छे से ध्यान कर लिएगा। तो यहाँ पर पूछा किसका है, लघु का पूछा है, यानी कि स्मॉल का पूछा है, तो 10 to 50 हो जाएगा, 10 करोड़ निवेश से लेकर 50 करोड़ का टर्नओवर तक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट है, जिले का सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी कौन होता है। देखिए सर्वोच्च जो रैंकिंग होती है ना पुलिस में, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर हम बात करें पुलिस में, तो सबसे ज़्यादा रैंकिंग किसकी होती है, एसपी की होती है, एसपी की होती है सबसे ज़्यादा हायर पोस्ट पे, तो इसको हिंदी में कहते हैं पुलिस अधीक्षक कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक दिव्यांग आबादी किस राज्य में पाई जाती, तो हैंडीकैप की अगर हम बात करें, हैंडीकैप पॉपुलेशन कहाँ पर है इंडिया में सबसे ज़्यादा, तो वो है यूपी में, यूपी में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद नंबर आता है वेस्ट बंगाल और बिहार का, ठीक है, वेस्ट बंगाल और बिहार का सेकंड नंबर आता है, सबसे ज़्यादा यूपी में। और इसमें भी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा विजन का हैंडीकैप आते हैं, ठीक है, विजन को लेकर यानी कि दृष्टि को लेकर आते हैं विजन वाले। नेक्स्ट है, चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत 15 जून 2020 को की गई थी, इसका संबंध है चैंपियंस पोर्टल, देखिए जो शुरू किया गया था ये आपके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से रिलेटेड था। इसमें हेल्प करा के लोग क्या बन सकते हैं, चैंपियंस बन सकते हैं। तो ये एक पोर्टल की शुरुआत की गई थी 15 जून 2020 को, तो ये इन उद्योगों से रिलेटेड था। नेक्स्ट है, 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था, तो ये 20 पॉइंट प्रोग्राम्स जो ये स्टार्ट किया गया था, स्टार्टिंग इसकी 1975 में हुई थी, और इसके बाद इसमें कई बार थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया, जैसे उसके बाद 1986 में हुआ, फिर 2006 में फिर इम्प्रूवमेंट किया गया। 2006 में ये जो नाम पड़ा ना 20 सूत्री कार्यक्रम, ये 2006 में पड़ा था। और उसमें मेन इसका मुद्दा क्या था, इसका फोकस ये करना था कि जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं यानी कि गरीबी रेखा से नीचे वाले जो लोग होते हैं उनको उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, वो ऊपर उठनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी, ऐसी इसमें प्रोग्राम योजनाएं थी सारी कि जो गरीब लोगों को ऊपर होने पे बढ़ावा दे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई थी? देखिए ये जो पॉपुलेशन फिक्स, ये जो है ना कि पॉपुलेशन रुकनी चाहिए, एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, तो उसकी स्थापना जो की गई थी वो तो 2003 में की गई थी। तो 2001 यहाँ पर ऑप्शन कंफ्यूज कर सकता है कभी कभी, क्यों? क्योंकि इसका अनाउंसमेंट जो हुआ था, घोषणा जिसे हम गए ना, अनाउंसमेंट, वो 2001 में हुआ था, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट, वो 2003 में हुआ था। इसका अनाउंसमेंट हुआ है तब टारगेट ये रखा गया था कि 2045 तक ये बिल्कुल स्थिर हो जाएगी, पॉपुलेशन बिल्कुल क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। लेकिन उसके बाद से बढ़ाकर 2045 से बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है कि 2070 तक बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी पॉपुलेशन। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं, पूरा प्रैक्टिस पेपर सेट 3 फिनिश हो जाता है। आई होप आपको सेशन सही लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। इसके बाद हम लोग सेट 4 करेंगे। इससे पहले हम लोग एसएसटी का नेक्स्ट सेट लाने से पहले हम लोग मैथ्स का एक सेट लाएंगे, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।